आज हम डिस्कस करेंगे आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, रिटन बाय मल्लिका अमर शेख। मल्लिका अमर शेख एक मराठी राइटर है और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है महाराष्ट्र से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इसे ओरिजिनली जो है वो पब्लिश करवाया गया था मराठी लैंग्वेज में इन 1984। इसका जो मराठी टाइटल था वो था मला उद्ध्वस्त व्हायचे। आज और इसे जो ट्रांसलेट किया था वो किया था जेरी पिंटो ने इन 2016। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। इसमें हमें ऑथरेस का जो है वो एंग्री अकाउंट देखने को मिलता है अबाउट हर लाइफ विथ हर हस्बैंड, जिनका नाम था नामदेव धसल। इसमें एक मूवमेंट का नाम बार बार आएगा जिसका नाम है दलित पैंथर मूवमेंट। तो उसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। दलित पैंथर मूवमेंट जो है, जिसे शॉर्ट में डीपीएम कहा जाता है, ये एक 1970s की मूवमेंट थी। इसे शुरू किया था जेवी पवार, नामदेव धसल और राजा ढाले नाम के इन 3 बंदों ने इसको लीड किया था, जो कि राइटर और पोइट थे और ये महा राइटर्स कहलाते थे, मतलब दलित राइटर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये शुरू हुआ था 1972 में और ये मूवमेंट जो है वो शुरू करवाया गया था इस वजह से क्योंकि जो दलित यूथ थे उनमें कहीं ना कहीं एक डिसकंटेंट था। जो एट्रोसिटीज़ उनके खिलाफ होती थी, जो क्राइम्स उनके अगेंस्ट में होते थे, जो वायलेंस उनके अगेंस्ट में होता था, या कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन सब के अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए इस डीपीएम मूवमेंट को जो है, मतलब दलित पैंथर मूवमेंट को जो शुरू किया गया था। अब ये जो दलित पैंथर मूवमेंट है ये इंस्पायर्ड हुई थी ब्लैक पैंथर मूवमेंट से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुई थी। तो अब इस डीपीएम का मेन मकसद ये था कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ होता है, दलित लोगों के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में फ़ाइट करने का। अब जो हमारे इस बुक की ऑथर है मल्लिका अमर शेख, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। उनके जो माता पिता थे वो 2 कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स थे, मतलब पॉलिटिकली वो एक्टिव थे। एक थे शाहिर अमर शेख जो उनके पिता थे, और उनकी दूसरी जो कि उनकी माँ थी कुसुम जयकर। अभी दोनों लोग जो थे इनकी इंटरकास्ट मैरिज होती है और ये जो ऑथरेस है उनकी एक बड़ी सिस्टर भी थी, तो इनका जन्म होता है। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में शाहिर अमर शेख की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो माँ होती है कुसुम जयकर, उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और फैमिली जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। जबकि ये जो ऑथरेस की माँ थी कुसुम जयकर, ये बेटर एजुकेटेड थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक फ़ीमेल है, उन्हें घर की जिम्मेदारियों के बोझ के तले घर में ही रख दिया जाता है एंड शी एक्सेप्ट्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली। अब ये जो ऑथरेस हैं उनकी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फिर फैमिली की जो जिम्मेदारी है वो उठाती है उनकी बड़ी बहन, जिन्हें वो दीदी कहती है, जिनका नाम था प्रेरणा बर्वे। अब प्रेरणा बर्वे ये उनका नाम होता है शादी के बाद में। उनके पति का नाम था अनिल बर्वे। अब ये जो अनिल बर्वे हैं ये एक राइटर थे और इसी के थ्रू जो है वो हमारे इस बुक की ऑथर जो है उनकी मुलाकात होती है नामदेव धसल से, जो कि लीड करते थे डीपीएम को। अब ये जो नामदेव धसल ये दिखने में काफ़ी हैंडसम थे, उनका बोलने का तरीका बहुत ही इम्प्रेसिव था, जिसकी वजह से ऑथरेस जो है वो अट्रैक्ट होती है नामदेव धसल की तरफ। लेकिन नामदेव धसल जो थे वो काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म के बंदे थे। अब ये ऑथरेस जो है वो अट्रैक्ट होती है नामदेव धसल की तरफ, लेकिन नामदेव धसल जो है वो उनकी शादी होने से पहले ही फोर्सिबली जो है वो उसके साथ में सेक्स करते हैं, मतलब शी वॉज रेप्ड बिफोर मैरिज इटसेल्फ। और उस एक्सपीरियंस से ऑथरेस को सिर्फ पेन मिलता है। शादी के बाद में जो है वो ये जो ऑथरेस है उन्हें समझ में आता है कि उनके पति जो है वो वुमनाइज़र है, वो कोठे को विज़िट करते हैं, ब्रॉथल्स को विज़िट करते हैं, जिसकी वजह से कई तरीके के जो डिजीज़ेस है जो कि सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वो इस ऑथरेस को मिलते हैं। यहाँ तक कि वो जो ज्वेलरी होती है मल्लिका अमर शेख की, वो ज्वेलरी तक वो गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं, बिकॉज़ वो अपने फ्रेंड्स को जो है वो खाना खिलाना चाहते हैं, या वो लिकर या फिर सिगार्स जो है वो होटल में जाके एंजॉय करना चाहते हैं। इसके लिए वो ज्वेलरी तक जो है वो गिरवी रखते हैं या बेच देते हैं। मतलब ऑथर को शादी के बाद में एक डिसेंट होम तक नहीं मिल पाता है, जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है इंसान की, वो तक इस ऑथरेस को या ऑथर को जो है वो नहीं मिलता है। अब
इस बुक में मलिका अमर शेख ने मेंशन किया है अपनी मदर इन लॉ को। उन्हें वो अ पिलर इन द मूवमेंट बोलती है, मतलब डीपीएन मूवमेंट में का वो एक पिलर मानती है उनको, क्योंकि जितने भी वर्कर्स आते थे उस मूवमेंट से रिलेटेड, जो भी वर्कर्स आते थे, उन वो चाहे कितने भी लोग आए, किसी भी वक्त आए, उन सबको वो खाना खिलाती थी। तो दैट्स वाई शी रिमेंबर्ड हर एज अ पिलर इन द मूवमेंट, बट स्टिल शी वॉज नॉट वेल कनेक्टेड विथ हर इन लॉज ऑल्सो। अब मलिका अमर शेख जो है वो रियलाइज़ करती है कि शादी के बाद में जब उनका बेटा होता है, नो डाउट सबसे पेनफुल जो उनका फेज़ होता है वो मदरहुड वाला होता है, क्योंकि काफ़ी बार उनका जो वो मिसकैरेज होता है, 3-4 टाइम्स शी गेट्स प्रेग्नेंट, और डिलीवरी के टाइम पे या पैंग्स जो होते हैं उस टाइम पर उनका पति जो उनके साथ में नहीं होता है, ही नेवर केयर्ड अबाउट हर पेन, हर लेबर। तो जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि वो जो डिलीवरी है, जो प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड होता है, शी नेवर एन्जॉयड दैट। खैर उनका जो बेटा है आशुतोष, उसका जन्म होता है, मगर उस बेटे के साथ में भी उनका जो अनकंडीशनल लव वाला जो बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। एंड शी ऑलवेज फील्स इट कि जो भी एक मदर या बेटे के बीच में का जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो तो ठीक है, मगर एक औरत का अपना एक अस्तित्व होता है, वो सिर्फ माँ या वाइफ बनकर नहीं जी सकती है, उसका अपना एक पर्सनालिटी होता है और वो उसे जीना चाहती है, और ये हमें ऑटोबायोग्राफी में काफ़ी क्लियरली महसूस होता है। अब वो बताते हैं कि उनके पति का बिहेवियर जो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है उनके बेटे के जन्म के बाद में। उनका पति जो है वो उनसे कोई भी पॉलिटिकल या पर्सनल स्टफ जो है वो शेयर नहीं करता है, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम नामदेव धसल जो है वो अपने घर से दूर रहते हैं, और अपने बेटे को बड़ा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी तरीके से मलिका अमर शेख पर आ जाती है। तो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन उनमें आ जाता है, और दोनों का जो रिलेशन है वो बुरी तरीके से टूटने लगता है। जब भी ये मलिका अमर शेख, एक्चुअली उनका एजुकेशन ज़्यादा नहीं हुआ था, बट शी वॉज वेल एक्वेंटेड विथ ऑल द पॉलिटिकल स्टफ़, क्योंकि बचपन से उन्होंने ये सब कुछ देखा था अपने घर में भी। लेकिन जब भी वो अपनी पॉलिटिकल या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती थी, मतलब जब भी ये जो ऑथर है वो अपने पति नामदेव धसल के पॉलिटिकल करियर या उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बात करती थी, तो एक तो उन्हें मारा पीटा जाता था या फिर उन्हें ज़बरदस्ती चुप करवा दिया जाता था। उन्हें एज अ होस्ट कंसिडर किया था, मतलब शी वॉज अ ग्रांटेड होस्ट, कि जब भी लोग आए उन्होंने खाना पकाना है, उन वर्कर्स को खिलाना है। तो शी वॉज ट्रीटेड एज अ सर्विंग वाइफ। तो ऐसे 10 साल निकल जाते हैं इस ट्रॉमेटिक मैरिटल लाइफ के उस नामदेव के साथ में, जिनके साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब जब उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा तो उसमें हमें उनका एंगर जो है वो कई जगह पर देखने को मिलता है, स्पेशली जो वायलेंट ट्रीटमेंट उनको मिला नामदेव से, जिस तरीके से उसे ट्रीट किया गया, जिसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं था उस रिलेशन में। और एक बात जो है वो वायलेंट ट्रीटमेंट जो पार्टी वर्कर्स को मिलता था इस नामदेव धसल की तरफ से, वो भी काफ़ी शॉकिंग था। और इतना फिज़िकल ब्रॉल्स, इतने फिज़िकल फाइट्स के बाद में भी ये ऑथर जो है उसे काफ़ी आश्चर्य लगता है कि नामदेव धसल जिस तरीके से बुरी तरीके से इन वर्कर्स को ट्रीट करता था, उसके बावजूद वो सब फ्रेंड्स बनकर साथ में घूमते थे, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो एक कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ऑथर को समझ में ही नहीं आता था कि इतना सब कुछ होने के बाद में लोग साथ में रह सकते हैं बस इसलिए क्योंकि वो एक कास्ट को बिलोंग करते हैं। अपने बेटे के बारे में बात करते वो लिखती है कि जब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मतलब उनका जब बेबी जैसे 3-4 बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सीधे सीधे उनका वो मना कर देती है, क्योंकि उन्हें वो बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि अगर हस्बैंड से बॉन्डिंग है तो अगर बेबी होता है तो द वुमन कैन बी हैप्पी, लेकिन अगर हस्बैंड से रिलेशन अच्छा नहीं है तो उससे मिलने वाला बेबी भी डेफिनेटली द वुमन इज़ नॉट गोइंग टू एन्जॉय दैट रिलेशनशिप। और ऑथर के साथ में भी यही होता है। आखिरकार वो अपना ऑपरेशन करवा कर जो उनका यूटेरस होता है वही निकाल देती है, सो देयर इज़ अ नो चांस ऑफ एनी प्रेगनेंसी। आशुतोष के साथ में भी उनका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा नहीं होता है, मगर काफ़ी फाइट भी होता है हस्बैंड के साथ में, बिकॉज शी वांट्स टू टेक द कस्टडी ऑफ आशुतोष। और ये सब होने के बाद में भी, मतलब मेमोयर के एंड में, इस ऑटोबायोग्राफी के एंड में हम देखते हैं कि शी टॉक्स अबाउट विमेंस क्वेश्चन कलेक्टिवली, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कास्ट या क्लास या रिलीजन। मतलब औरतें जो है वो किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करती हो, उनकी समस्याएं एक ही है,
द इनइक्वालिटी दे गेट, द डिसरिस्पेक्ट दे गेट फ्रॉम द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो ये यहाँ पर हमें बार बार देखने को मिलता है इस ऑटोबायोग्राफी में। वो एक बात कहती है इस ऑटोबायोग्राफी के दौरान कि वो प्रिविलेज्ड है, शी हैज़ अ प्रिविलेज्ड पोजिशन। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर की वाइफ थी, इसलिए बिकॉज आई चोज टू राइट बिकॉज आई कैन। उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा, जो कुछ भी उनके साथ में हुआ वो उन्होंने लिखा क्योंकि वो लिख पाती थी। शी वॉज एजुकेटेड इनफ, शी हैज़ दैट टाइम दैट स्पेस, या वो इस एरिया को बिलोंग करती थी कि उनमें राइटिंग का स्किल था। दोज हु कैन नॉट, वॉट हैपन्स टू देम। लेकिन ऐसी हज़ारों करोड़ों औरतें हैं हमारे देश में कि जो ना लिख पाती है, ना उनको ये पता है कि अपने दुखों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, या उन्हें बुक फॉर्म में हम कैसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। या कोई भी वे उनके पास में नहीं है कि वो अपने जो कुछ भी इनजस्टिस उनके साथ में हो रहा है उसके बारे में खुलकर बोले भी। तो इसलिए वो अपने आप को प्रिविलेज्ड मानती है क्योंकि उन्होंने इसको लिखा। अब वो ये मानती है कि जो डीपीएम मूवमेंट था, उन्होंने जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया है उसे वो निगेटिव लिटरेचर बोलती है। और वो ये भी मानती है कि ये मूवमेंट जो वो फेल हुआ क्योंकि ये जो वर्कर्स है, ये जो नामदेव देसल जी, ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स, तो उन्होंने एक्चुअल में मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या दलित लोगों के हक, ये तो सब बैकग्राउंड में चल रहा था। एक्चुअल में फ्रंट में जो काम हो रहा था उसका कोई रिलेटेड नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। इस डीपीएम की जो मूवमेंट थी उसका गोल जो वो कहीं ना कहीं खो चुका था। तो मेमोयर के एंड में जो है वो हमें देखने को मिलता है, द ऑथरस वांट्स टू स्टिल लिव द लाइफ। वो जीना चाहती है अपनी लाइफ, भले वो इतने सारे फेजेस में से गई है, बट स्टिल शी वांट्स टू लिव द लाइफ। तो ये थी समरी इस बुक की, आई वांट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। अगर आपको समरी हेल्पफुल होती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।